हेलो, पिछली क्लास में हमने बेसिकली वेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया था कि कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं, उनको क्यों वेक्टर बोला जाता है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और किस तरह हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं। वेक्टर्स बेसिकली स्पेस में मूवेबल होते हैं, उसका एक टर्मिनल पॉइंट होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है किसी वेक्टर का, ठीक है, जिसको हेड और टेल से भी हम बोलते हैं कई बार। और भी कई सारे केसेस देखे थे कि जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देखा था वो था डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, जो आपका पोजीशन वेक्टर है और जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है उसके बीच में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। और कॉस ऑफ दोज एंगल्स आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस। उसको हम सिंबल के रूप में एलएमएन से भी बोलते हैं, और जहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या था, 1 था। उसी के साथ साथ हमने डायरेक्शन रेशियोज भी निकालना सीखा था, जो कि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, क्योंकि आपका एल एम एन में तो कंडीशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, और डायरेक्शन रेशियो से काम करना ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि वो एक सिंप्लीफाइड रेशियो होता है और वहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन भी फॉलो नहीं करनी होती। तो हालांकि इनका यूज हम 3D में देखेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो आज हम देखेंगे बेसिकली वेक्टर्स को हम कैसे, बेसिकली एलजेब्रा कैसे करते हैं वेक्टर्स का, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है वेक्टर्स का। तो ये सब आज देखेंगे हम क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से। सबसे पहला रूल जो आपने कई बार पढ़ा होगा पहले भी, वो होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस लॉ के हिसाब से क्या कहते हैं, जैसे मान लिया कोई भी दो वेक्टर हैं, वो स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं दो वेक्टर, बट हम क्या करेंगे, किसी मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर कहीं भी हो, क्या हम उसे उठा के नहीं ला सकते यहाँ पे कि उसका जो टेल है वो इसके एक ही ऊपर आ जाए? ला सकते हैं ना उठा के, कैसे ना कैसे। बस उसका आपको ध्यान ये रखना है कि उसका डायरेक्शन वहीं का वहीं रहना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, तो उठा के ला सकते हैं। तो मान लीजिए उठा के मैं ले आया उस वेक्टर को और वो मेरा कुछ इस तरह बन गया, लेट्स से ये मेरा हो गया बी वेक्टर। और यदि मैं एक लाइन जोड़ूं यहाँ पे इस तरीके से, मान लो इसके टेल को इससे हेड से मिलाते हुए मैंने एक वेक्टर बनाया, ये मान लीजिए सी वेक्टर है। ट्राइंगल लॉ कहता है एडिशन का कि सी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी ऐसा ट्राइंगल जहां पे आप देखिए, मान लीजिए इसको ए बोल रहे हो, इसको बी बोल रहे हो, इसको सी बोल रहे हो मान लीजिए, तो पहले आप कहां जा रहे हो? ए से लेकर बी जा रहे हो, फिर बी से लेकर सी जा रहे हो दूसरे वेक्टर में, तीसरे में आपको उल्टा चलना है। अभी क्या हो रहा था, ये ए से बी भी एंटी क्लॉकवाइज था, बी से सी भी एंटी क्लॉकवाइज था, और जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? उल्टा होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर ये दोनों क्लॉकवाइज होते तो वो कैसा होता? एंटी क्लॉकवाइज होता। तो आपको उल्टा चलना है। इसका प्रूफ ये है कि अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूं तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर क्या होगा? 0 होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि वापस से मैं उसी पॉइंट पे लौट के आ गया ए पे, तीनों का वेक्टर एडिशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और इससे मैं बोल सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी वेक्टर इसके बराबर होगा माइनस ऑफ सी ए वेक्टर, और माइनस ऑफ सी ए क्या होगा? एक्चुअली ए सी वेक्टर हो जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। माइनस साइन लगाने से क्या होगा? उसका डायरेक्शन पलट दो, ये ए सी वेक्टर बन जाएगा। और ए प्लस बी क्या है आपका? ए बी वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर के बराबर लिखूंगा मैं, बी सी को बी के बराबर लिखूंगा, ए सी को सी के बराबर लूंगा। इस तरह से मेरा ये प्रूव हो जाएगा कि एक ट्राइंगल में, ठीक है, एक साइड से अगर आप चलोगे तो जो लगातार दो साइड का जो सम होगा दूसरी साइड के बराबर होगा। जहां पर जो दो साइड है उनका डायरेक्शन सेम है, सेम नेचर का होगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन उसका उन दोनों के मुकाबले उल्टा होगा। कैसा भी ट्राइंगल ले लो आप। सेकेंड लॉ जो है एडिशन में वो है पैरेललोग्राम लॉ। ये भी आपने पढ़ा होगा। यदि मान लीजिए दो वेक्टर ऐसे हैं कि वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स फॉर्म करते हैं, उसका जो डायगोनल वेक्टर होगा वो क्या होता है? दोनों का रिजल्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ये ए, और ऐसा कोई वेक्टर है मान लीजिए बी, तो हम क्या करेंगे, हम एक और नया वेक्टर लेके आएंगे ए के पैरेलल, और एक और नया वेक्टर लेके आएंगे बी जो कि बी के पैरेलल होगा। तो वो वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा बी के पैरेलल वाला, ए के पैरेलल वाला जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी यदि ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, और ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो आप ट्राइंगल लॉ से बोल सकते हो, यदि मैं इसको जोड़ दूं, इस पॉइंट को यहां से जोड़ दूं इस तरीके से, तो हम ट्राइंगल लॉ से बोल सकते हैं कि आपका जो ये जो वेक्टर होगा ये होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। यानी या तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपको मान लो ये आपका बी वेक्टर होता, ये आपका बी वेक्टर होता, तब भी आपका कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। यानी आपको कैसे चलना है हमेशा, मान लो एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है और एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है,
इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालोगे इसका रिजल्टेंट? इसके पैरेलल खींचोगे एक लाइन सेम वेक्टर बनाते हुए, इसके पैरेलल खींचोगे एक लाइन सेम वेक्टर बनाते हुए, क्या करोगे? इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। मान लो ये ए है, ये बी है, ये क्या होगा? ए प्लस ये हुआ एक्चुअली, ये एक्चुअली ज्यादा करेक्ट डायग्राम है, याद रखिए। ये हुआ आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पिछले वाले डायग्राम में आपने देखा था कि आपका एक वेक्टर का जो टेल है दूसरे के हेड से टच हो रहा था। यहाँ पे क्या है? दोनों के टेल टच हो रहे हैं। अगर आपका एक वेक्टर का टेल दूसरे के हेड से टच हो रहा होगा तो फिर तो ट्रायंगल लग जाएगा सीधे सीधे। जैसे इस केस में देखो आप, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसका हेड इसके टेल से टच हो रहा है, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ट्रायंगल लॉ से निकाल लेंगे रिजल्टेंट। और यदि मान लो दोनों टेल टच हो रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? फिर निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ से। नेक्स्ट अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं वेक्टर एडिशन की। पहली प्रॉपर्टी है कि यदि मान लीजिए लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बराबर होता है आपका बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। कैसे? पैरेललोग्राम लॉ की मदद से। एक बार इधर से देखोगे तो ए प्लस बी आएगा, उधर से देखोगे तो बी प्लस ए आएगा। ठीक है, ऐसे प्रूव कर सकते हो। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी ए प्लस बी के वेक्टर एडिशन में आप सी को जोड़ रहे हो, ये बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको मैं आसानी से प्रूव कर सकता हूं, कर देता हूं मैं इसको प्रूव। मान लो ये आपका ए वेक्टर है और ऐसा कोई आपका बी वेक्टर है। ए प्लस बी कैसा आएगा? ऐसा आएगा, राइट? ये होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और मान लो सी वेक्टर कुछ ऐसा है, तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? अब एक तरह से ए प्लस बी ये हो गया, सी ये हो गया, इन दोनों का वेक्टर एडिशन क्या आएगा ट्रायंगल लॉ से? ये आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अलग प्लस सी वेक्टर। यदि मैं उल्टा करता, उल्टा करने का मतलब पहले मैं क्या निकाल लेता? बी प्लस सी निकाल लेता। पहले बी बनाता हूं, वैसा का वैसा बनाता हूं बी। मान लो बी कुछ ऐसा है और सी कुछ ऐसा है। आप कैसा भी रैंडम डायग्राम ले सकते हो, जरूरी नहीं है मेरा डायग्राम फॉलो करो आप, या बुक का करो, कैसे भी कर सकते हो। ये अगर बी और सी है तो बी प्लस सी क्या होगा? बी प्लस सी वेक्टर होगा आपका, ये वाला वेक्टर होगा बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर कैसा था आपका? ए वेक्टर आपका ऐसा था। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ए वेक्टर और बी प्लस सी का रिजल्टेंट क्या होगा? ये दोनों किस साइड में? ए वेक्टर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी प्लस सी भी कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी इनका रिजल्टेंट कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा, यानी वो इस तरह बनेगा। यानी क्या आएगा? ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आप देख रहे हो दोनों डायग्राम में, देख लो आप, जो सबसे नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब दिख रहा है मैग्नीट्यूड सेम है। इस तरह आप प्रूव कर सकते हो कि दोनों ही आपके सेम आंसर होंगे, ये भी आपका बराबर होगा इसके। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमें बार बार ये ब्रैकेट लगाना नहीं पड़ेगा। जब भी हम किसी तीन वेक्टर का एडिशन करेंगे तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हमेशा हमें ब्रैकेट नहीं लगाने पड़ेंगे कि पहले हम कौन से दो जोड़ रहे हैं, पहले हम कौन से दो जोड़ रहे हैं, ये झंझट नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका यही यूज है इस प्रॉपर्टी का कि हम बिना ब्रैकेट की मदद से लिख पाते हैं। एक और टर्म में यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ वेक्टर। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जिसको आपके अपने ओरिजिनल वेक्टर में जोड़ो तो कुल मिला के आपका नल वेक्टर आ जाए। ऐसा कॉन्सेप्ट आप पहले भी शायद कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में पढ़ चुके होंगे। तो जैसे मान लो ए वेक्टर है, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं जिससे कि मेरा आंसर नल वेक्टर आ जाए? तो मुझे पता है आंसर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर होगा। तो बेसिकली माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। उस तरीके से ए वेक्टर किसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा? माइनस ए का। नेक्स्ट अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इसमें क्या होगा? मान लीजिए कोई वेक्टर है ए वेक्टर, मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? मान लो मुझे निकालना है 3a वेक्टर निकालना है। 3a वेक्टर कैसा होगा? डायरेक्शन तो वही रहा, 3 तो क्या है? स्केलर की क्वांटिटी तो है, वो क्या करेगा? केवल मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा? इसी डायरेक्शन में 3 गुना हो जाएगा। मान लो मुझे कम करना हो, a/3 करना हो, तो इसी डायरेक्शन में 1/3 हो जाएगा a वेक्टर बाय 3। क्या मतलब हुआ उसका? डायरेक्शन वही रही, मैग्नीट्यूड 1/3 हो गया। माइनस करूंगा तो क्या होगा? मान लो मुझे निकालना हो माइनस a/3 तो क्या होगा? माइनस साइन बताएगा कि आपको डायरेक्शन पलट देना है, और नीचे जो 3 है वो बताएगा कि आपको मैग्नीट्यूड 1/3 कर देना है, तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा जैसा कि मैंने एरो से दिखा रखा है। ठीक है, ऐसी -3 होगा तो क्या होगा? -3 होता तो कुछ ऐसे बनता। ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, तो ये आपको आता है। तो ऐसे हम किसी वेक्टर को इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो किस तरह से हम उसको बनाएंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कंपोनेंट्स
ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, हम बेसिकली किसी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख पाते हैं, ठीक है। जैसे सम कांस्टेंट इनटू यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन प्लस सम कांस्टेंट इनटू यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स और वाई और जेड में, उनका क्या मानते हैं हम उनको, आई जे के। आई का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, और के कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन, यूनिट वेक्टर मैंने निकालना सिखाया था आपको, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ऐसे हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। सो एक्स वाई जेड, मान लीजिए 3D में कोई है, 3D में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं, तो आप मेरे साथ डायग्राम बनाएं। पहले आप एक रेक्टेंगुलर टाइप का कोई भी ऐसा बॉक्स बना सकते हैं, और उसके आगे आप इस तरह से एक और बॉक्स बनाएं। ये क्यूबर्ड बनाने की ट्रिक होती है। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर सिमिलर दूसरा रेक्टेंगल बनाते हैं सेम टू सेम, और फिर क्या करते हैं, उनको इस तरीके से जोड़ देते हैं। ये आपको क्यूबर्ड जैसा दिखता है। सो मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, ठीक है। ये हमने मान लिया हमारा ओरिजिन है, और लेट से हमारी ये जो एक्सिस है इसको हमने बोल दिया, लेट से ये हमारी एक्सिस है वाई एक्सिस, और लेट से ये हमारी जो एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ मान लेते हैं जेड एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, मान लो मैं कुछ नेम दे देता हूँ यहाँ पे, इसको नेम देता हूँ P, इसको नेम दे देता हूँ Q, इस पॉइंट को नेम दे देता हूँ R। ये पॉइंट P Q है, ये पॉइंट P है, इसकी R है। अब OP क्या है एक्चुअली, जो OP वेक्टर है वो क्या है, OP वेक्टर बराबर है आपका, उसकी दूरी मान लेते हैं x, और डायरेक्शन क्या होगी आई कैप। OP वेक्टर हो जाएगा x आई कैप, यानी x तो उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है आई कैप। क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं, यानी वो केवल डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है। उस तरीके से मान लेते हैं OQ जो है उसको हम बोलते हैं y j कैप, ये वाला जो OQ है, और जो OR है उसको बोलते हैं z k कैप। यानी बेसिकली OP कैसा होगा, ऐसा होगा O से लेकर P, OQ कैसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा बताओ OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर क्या होगा, बेसिकली दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लेंगे, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, OP वेक्टर और OQ वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है, नीचे वाला जो फेस है वही तो पैरेललोग्राम बन रहा है इसका। आप इमेजिन करो 3D में ये पैरेललोग्राम है, तो इसका जो रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है हमारा, लेट्स से A, तो ये जो OA वेक्टर होगा ये बराबर होगा आपका, ये जो OA वेक्टर है ये बराबर होगा आपका OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ। और मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा B है, और जो OR वेक्टर है, OR वेक्टर कैसा है, ऐसा है। क्या आपका OR वेक्टर और AB वेक्टर बराबर नहीं है, 3D में देखो जरा आप समझो। OR की भी सेम हाइट है और AB की भी क्या है, सेम हाइट है, क्योंकि नीचे वाले प्लेन को आपको मानना है XY प्लेन, वो तो एक समतल प्लेन है। तो जितना ऊपर OR है जितना उतना ही ऊपर AB है। इन दोनों मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम हो गए, डायरेक्शन वाइज भी कहां जा रहे हैं दोनों, डायरेक्शन वाइज भी दोनों क्या है, XY प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी आपका ये दोनों बराबर हो गए। अब यदि मैं O को B से मिला दूं, यदि मैं O को B से मिला दूं तो क्या बनेगा, क्या ये नहीं होगा OAB एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, क्यों, OAB एक ट्रायंगल बन रहा है ना, OAB। मैं ट्रायंगल लॉ से बोल सकता हूं कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, तो मैं बोल पाऊंगा OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, और AB किसके बराबर है, OR के बराबर, यानी क्या बन जाएगा ये OA वेक्टर प्लस OR वेक्टर। और OA किसके बराबर था, OA बराबर था OP प्लस OQ के। OP क्या था x i कैप, OQ क्या था y j कैप, और OR क्या था z k कैप, यानी किसके बराबर आ जाएगा ये x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यानी ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y z। क्यों इसके कोऑर्डिनेट x y z है, क्योंकि अगर आप x डायरेक्शन की तरफ x चलोगे, y डायरेक्शन की तरफ स्मॉल y चलोगे, और z डायरेक्शन की तरफ स्मॉल z चलोगे, तो आप B पॉइंट पे पहुंच जाओगे। चलो स्टार्ट करते चल रहा। पहले मान लो हम ओरिजिन पे हैं, हम x डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, x तो कहां पहुंचेंगे, P पे पहुंच जाएंगे। फिर चलते हैं y डायरेक्शन की तरफ,
कितना y, फिर कहां पहुंच जाएंगे p से a पे पहुंच जाएंगे। फिर चलते हैं, अभी हम कहां पे xy प्लेन पे हैं, x में x चले, y में y चले। अब हम चलते हैं z डायरेक्शन में, z की तरफ कहां पहुंच जाएंगे, a से b पे पहुंच जाएंगे। चाहे आप इस ऑर्डर में जाएं चाहे किसी ऑर्डर में जाएं, पहले y चल लो, मान लो पहले मान लो y चले होते तो कहां पहुंचते, o से q पे, फिर x चले होते तो q से a पे, फिर उल्टा मान लो, चलो पहले मान लो हम चले पहले y चले मान लो, ठीक है, o से q पहुंच गए, फिर मान लो z चले, फिर q से कहां पहुंचे, इस वाले पॉइंट पे पहुंचे, z क्या बचा, अभी x बचा, फिर हम x चले तो कहां आ गए, b पे आ गए। तो आप किसी भी ऑर्डर में चल लो, आपको x की तरफ x चलना है, y की तरफ y चलना है, z की तरफ z चलना है, तो आप हमेशा किस पे पहुंचोगे, b पॉइंट पे ही पहुंचोगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। इससे ये सिद्ध होता है कि यदि कोई 3D में पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, यानी वो वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पे है और हेड उस पॉइंट पे है, उस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इन 3D में कोई भी पॉइंट है x, y, z, उसका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो अब बेसिकली हमने वेक्टर तो निकाल लिया, ओपी वेक्टर, इसलिए जो ओबी वेक्टर है हमारा, है ना, तो ओबी वेक्टर के लिए हमने निकाल लिया कि हमारा क्या इसका पोजीशन वेक्टर होगा। बट यदि हमें ओबी की डिस्टेंस निकाल लिया, मान लो कि हमारा जो वेक्टर निकला है ओ बी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ से लेकर बी की दूरी, डायरेक्शन तो हमें पता लग रही है एरो से, पर उसका डिस्टेंस क्या होगा, ओ से लेकर बी की दूरी, वो कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, बट एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला में कैसे आता है, पाइथागोरस थ्योरम से ही तो आता है। यानी हम कैसे निकालेंगे, देखो इस ट्रायंगल में देखो ओ ए बी में, ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर तो हम जानते हैं जेड स्क्वायर है, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस कितना है, ए बी का वही डिस्टेंस है जो ओ आर का डिस्टेंस है, ओ आर का डिस्टेंस कितना है, जेड है। और यानी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए स्क्वायर होगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। ओ क्यू किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज वाई के बराबर है। ए क्यू किसके बराबर है, ए क्यू बराबर है आपका ओपी के बराबर है, एक्स के बराबर। यानी ओ ए स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या था, जेड स्क्वायर, यानी ओ बी स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप सोच पा रहे हो ना कैसे किया है मैंने। तो बेसिकली ओबी का जो ओबी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां हम कंक्लूड कर रहे हैं एक्चुअली कोई पॉइंट बी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई, जेड, तो जो ओबी वेक्टर होगा, यानी हम या फिर कई बार इसको हम पोजीशन वेक्टर आर से भी लिखते हैं, वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ओबी वेक्टर का जो मॉड होगा और बेसिकली आर वेक्टर का जो मॉड होगा वो होगा आपका, इसको हम ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये मॉड हटा के इसको अंडर रूट से रिप्लेस कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बिकॉज अभी हमने देखा था ओबी स्क्वायर किसके बराबर आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर आया था, तो उसका अंडर रूट लगा देंगे दोनों तरफ से, क्या आ जाएगा, ओबी बराबर ही आ जाएगा। ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला में दे सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। x1 y1 z1 क्या है यहाँ पे, 0 0 0 ही है, क्योंकि ऑरिजिन है दूसरा पॉइंट, इसलिए क्या हो जाएगा केवल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।